दुर्गम पहाड़ की चढ़ाई। नानी बाग में पानी दे रही थी। बच्चे दौड़ते हुए उनके पास आए। वे बाग के गेट की तरफ भागे। रोहन ने अन्य बच्चों से कहा, मैं छोटे रास्ते से जाऊंगा और देखना, मैं अव्वल आऊंगा। गेट की तरफ जाने के बजाय उसने बाड़े के ऊपर छलांग लगाई। अरे अरे, यह क्या हुआ? वह गिर गया और उसके घुटनों पर चोट लग गई। जब नानी ने उसके घुटनों से खून निकलते देखा, तब वे बोली, अरे रोहन, तुम अव्वल तो आ गए, लेकिन तुमने ऐसा जोखिम उठाया कि बहुत ज्यादा चोट लग सकती थी। आओ, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर देती हूँ और मैं एक कहानी भी सुनाती हूँ, वुडवर्ल्ड जंगल के जानवरों के बारे में। तब तुम समझोगे कि बिना बात के जोखिम उठाना खतरनाक साबित हो सकता है। एडी, हम्पी, एजे, टीजे और गॉर्जी पहाड़ की सैर के लिए निकले थे। एडी ने कहा, चलो हम उस पहाड़ पर चढ़ते हैं। चोटी पर खड़े होकर नीचे देखने में बहुत मजा आएगा। चढ़ाई बहुत कठिन थी, फिर भी सबको मजा आ रहा था। वे गाना गाते गाते ऊपर चढ़ते गए और ऊपर और ऊपर। अंत में पहाड़ की चोटी भी आ गई। गॉर्जी बोला, शुक्र है। फिर वे सब नीचे का सुंदर दृश्य देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो हम आसमान पर है। यहाँ से पूरा वुडवर्ल्ड जंगल दिखाई दे रहा है। पिकनिक मनाते समय एजे बोला, मेरे मन में एक विचार आ रहा है। वापसी में क्यों ना हम किसी छोटे रास्ते से चले? मुझे एक रास्ता पता है जो हमें कम समय में पहाड़ के नीचे पहुंचा देगा। गॉर्जी बोला, ना बाबा ना, वह रास्ता खतरनाक है। वहां हम किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। एडी बोला, एक बार छोटा रास्ता भी देख लेते हैं। हम ठहरे जबरदस्त 5। खतरों से खेलना हम खूब जानते हैं। हम्पी को ठीक नहीं लग रहा था। उसने कहा, इसमें खतरा है। डीजे बोला, चल ना हम्पी, क्यों इतना डरपोक बन रहा है? 5 ने छोटे रास्ते से जाने का निश्चय कर लिया। एजे ने सबसे कहा, सब मेरे पीछे आओ। ऐसा कहते हुए वह सबको उस छोटे मगर खतरनाक रास्ते से नीचे की ओर ले जाने लगा। रास्ता उबड़ खाबड़ और पथरीला था। सबको ठोकरें लगती जा रही थी। उन्हें बहुत संभाल कर चढ़ना पड़ रहा था। सबसे डरावनी बात थी कि ढलान बहुत अधिक थी। डीजे ने नीचे की ओर देखा और डर गया। उसने सोचा, हे भगवान, यदि हम इस सपाट पहाड़ से फिसले तब सीधे नीचे खाड़ी में गिरेंगे। जब उसने सामने देखा तब पाया कि उसके दोस्त बहुत आगे निकल गए थे। उसने उन तक दौड़कर पहुंचने की कोशिश करी, लेकिन अरे अरे अरे, यह फिसल गया और उन सब से जा टकराया। एक के बाद एक 5 दोस्त पहाड़ के सपाट किनारे से नीचे 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 और नीचे गिरते गए। अब उनका क्या होगा? धड़ाम धड़ाम, टक्कर। सब नीचे गिर गए, किसी विशाल मकड़ी के जाल पर। एडी ने इधर उधर देखते हुए कहा, भगवान का शुक्र है, कम से कम हम जिंदा तो है। लेकिन अब क्या होगा? मकड़ी का जाल विशाल भी था और चिपचिपा भी। वे सब उसमें चिपक गए और हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी उन्हें कोई डरावनी हंसी सुनाई देने लगी। ही हा हा हा, यह कौन हो सकता है? अपने बेटे के साथ एक भयंकर मकड़ी उनकी तरफ बढ़ रही थी। वह थी महाकाय मकड़ी। मकड़ी अपने बेटे से बोली, बेटा मकड़ू, तुम्हारा खाना तैयार है। तुम फैसला कर लो कि तुम पहले किसको खाना चाहोगे और खाने का खूब मजा उठाओ। आदेश सुनाकर महाकाय मकड़ी वहां से चली गई। 5 दोस्तों को देखकर मकड़ू के मुंह में पानी आ गया। डीजे गिड़गिड़ाया, मकड़ू मेरे भाई, कृपया कर हमें छोड़ दो। बदले में हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। कुछ सोचते हुए मकड़ू ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें केवल एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। एक एक कर तुम सब मुझे कोई अच्छा गाना सुनाओ। यदि मुझे पसंद आया तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। एजे ने कहा, यह मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं सुपरस्टार हूँ, मैं गाना सुनाता हूँ। उसने एक गीत शुरू किया, लेकिन वह बहुत खराब सुनाई दे रहा था। चुप हो जाओ, मकड़ू चिल्लाया,
यह गाना मैं सहन ही नहीं कर सकता। एडी बोला, अब मुझे गाने दो। मकड़ू को उसकी आवाज किसी कानफोड़ भोंपू की तरह लगी। मकड़ू बोला, तुम्हारी आवाज भी बहुत खराब है। अब गौरजी की बारी थी। उसकी आवाज भी कोई खास नहीं थी। गौरजी के निकट आते हुए मकड़ू बोला, उफ, एकदम रद्दी, तुम्हें खा लेना ही बेहतर होगा। तुरंत हम्पी ने कहा, ठहरो, एक बार मुझे कोशिश करने दो। उसने इतनी जोर से गाया कि मकड़ू को अपने कान बंद कर लेने पड़े। मकड़ू चिल्लाया, ये भयंकर आवाज बंद करो। फिर डीजे की तरफ देखते हुए वह बोला, अब तुम्हारे सामने आखिरी मौका है। बाकी चारों ने सोचा, धत तेरी, डीजे की आवाज तो हम सबसे गई गुजरी है। अब हम सब गए काम से। डीजे ने अपना मुंह खोलते हुए जोर जोर से ढैचू करना शुरू किया। आखिर कोई गधा और कर भी क्या सकता था। उसके दोस्तों ने अपनी आंखें और कान दोनों बंद कर लिए, क्योंकि अब मकड़ू के हाथ उनकी मौत निश्चित थी। ढैचू 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 डीजे था कि रुक ही नहीं रहा था और मकड़ू आगे कुछ बोल ही नहीं रहा था। सबने धीरे से अपनी आंखें खोली और सोचो उन्होंने क्या देखा। गजब, मकड़ू डीजे की ढैचू 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 पर झूम रहा था। यह हुई ना बात, इसको कहते हैं गाना। मकड़ू ने कहा, तुम्हारे दोस्त की सुरमई आवाज की वजह से मैं तुम सबको छोड़ रहा हूं। ऐसा कहते हुए मकड़ू ने जाल काटा और पांचों दोस्त धीरे से धरती पर गिर पड़े। डीजे की आवाज से मकड़ू बहुत प्रसन्न हुआ। उसने डीजे के साथ सेल्फी भी ली, जो वह अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। फिर उसने डीजे से पूछा, क्या तुम मुझे संगीत सिखाओगे? जो कुछ भी हो रहा था उस पर एडी, गौरजी, हम्पी और एजे को विश्वास ही नहीं हो रहा था। एजे बोला, डीजे, आज तुम्हारी वजह से हमारी जान बच गई, लेकिन आगे फिर कभी भी ऐसा जोखिम नहीं उठाऊंगा। सबने गंभीरता से हाँ में हाँ मिलाई। यह सीख भी वे कभी नहीं भूलेंगे। तब रिया ने पूछा, नानी, पांचों दोस्तों को बहुत चोट लग सकती थी ना? नानी बोली, हाँ, बिल्कुल लग सकती थी। इसलिए बिना बात के जोखिम उठाना खतरनाक साबित हो सकता है। अपने घुटने की चोट को देखते हुए रोहन ने कहा, नानी, हम फिर कभी भी ऐसे खतरनाक छोटे रास्ते नहीं अपनाएंगे। यह बात उन्हें हमेशा याद रहेगी। हमने क्या सीखा? बिना बात जोखिम उठाना आ बैल मुझे मार वाली परिस्थिति खड़ी कर सकता है। सच्चाई की जीत। रोहन और रिया कैरम खेल रहे थे, लेकिन यह क्या, रिया तो हार रही थी। उसने धीरे से एक गोटी बोर्ड पर से उठाकर अपने पास छुपा ली। उसे लगा कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन यह तो धोखा हुआ ना। नानी उसकी हरकत देख रही थी। रिया, यह ठीक नहीं है। यह तो एक खेल है और हमें ईमानदारी से खेलना चाहिए, है कि नहीं? रिया ने पूछा, नानी, ईमानदारी से कैसे खेलते हैं? नानी बोली, आओ, मैं तुम्हें वुडवर्ल्ड जंगल के जानवरों की एक कहानी सुनाती हूँ, फिर तुम आसानी से समझ पाओगी। वुडवर्ल्ड जंगल। वुडवर्ल्ड जंगल में कबड्डी की बहुत बड़ी प्रतियोगिता होने जा रही थी। एडी और उसके दोस्त भी तैयारी में लगे हुए थे। वे हर हाल में यह प्रतियोगिता जीतना चाहते थे। वे दौड़ते थे, खींचते थे, फिसलते थे, कूदते थे और फिर एक दूसरे के ऊपर गिरकर ढेर हो जाते थे। वे कुछ तो गलत कर रहे थे। अब उन्हें घबराहट होने लगी। एडी बोला, ये जो भयंकर मसेल्डोज है, इन्हें हराने के लिए हमें तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एजे ने कहा, बेकार ही चिंता कर रहे हो, हम उनसे भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। तभी किसी की जोर जोर से चलने की आवाज आई। यह कौन आ रहा था? यह तो मसेल्डो ब्रदर्स निकले, इतने भारी भरकम और डरावने। उनमें से एक चिल्लाकर बोला, तुम लोग कौन हो? ओह, ये तो एडी और उसके दोस्त है जो हमेशा हारते हैं। कबड्डी टूर्नामेंट में तो हम तुम्हारी चटनी बना डालेंगे।
उसकी बात सुनकर सब भाई मिलकर एडी और उसके दोस्तों पर हंसने लगे। एडी बोला, हम तुमसे डरने वालों में से नहीं हैं। भूल गए कि हमने तुम लोगों को हॉकी मैच में हराया था। लेकिन मसेल्डो ब्रदर्स बस हंसते रहे और हंसते हंसते बड़ी शान से वहां से चले गए। पूरे 1 महीने बाद कबड्डी टूर्नामेंट का दिन भी आ गया। हर कोई मैच शुरू होने का इंतजार कर रहा था। जज लोग अपनी जगह पर बैठ चुके थे। दोनों टीम तैयार थी। सीटी बजी और यह खेल शुरू हुआ। यह क्या, एडी की टीम के सामने एक के बाद एक नई चुनौती खड़ी होती जा रही थी। जब भी उनमें से कोई लाइन के उस पार जाता, कोई न कोई मसेल्डो उसे पकड़ने के लिए खड़ा होता, और जब भी कोई मसेल्डो उनकी तरफ आता, एडी की टीम उसको पकड़ ही ना पाती और वह सुरक्षित अपनी तरफ वापस भाग जाता। अभी तो सिर्फ मसेल्डो का ही स्कोर बढ़ रहा था। सीटी बजी, आधा खेल हो चुका था। कबड्डी प्रतियोगिता, वुडवर्ल्ड जंगल। दी बोला, ऐसे तो हमारी हार पक्की, लेकिन मेरे पास एक योजना है जिससे हम जीत सकते हैं। अपने शरीर पर हम सब यह तेल लगाएंगे। उससे हमारा तन चिकना हो जाएगा और वह हमें देर तक पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन यह तो धोखा हुआ ना, हम भी बोला। वह खेल में धोखे की बात से खुश नहीं था। एडी ने गंभीरता से कहा, हमारे पास एक यही रास्ता है। उन सब ने अपने शरीरों पर तेल पोत लिया। तभी सीटी दोबारा बजी और खेल का दूसरा भाग शुरू हुआ। अब एडी की टीम के सामने वालों को बराबर की टक्कर देना शुरू किया। मसेल्डो समझ नहीं पा रहे थे, आखिर वो एडी की टीम को पकड़ क्यों नहीं पा रहे थे। उन्हें यह नहीं पता था कि एडी की टीम ने जो तेल पोत रखा था, उसकी चिकनाई की वजह से उनके शरीर फिसल रहे थे। अब एडी की टीम का स्कोर बढ़ने लगा। जल्दी ही सीटी भी बज गई और खेल खत्म हुआ। सारी भीड़ खुशी से चिल्ला उठी। एडी और उसके दोस्त जीत गए। वुडवर्ल्ड जंगल कबड्डी प्रतियोगिता। जीतने वाले की घोषणा होने जा रही थी। जज ने कहा, जीतने वाली टीम है एडी और उसके दोस्त। हमारे जंगल की तरफ से अब जो टीम जंगलों की कबड्डी टूर्नामेंट में जाएगी वह है। अचानक जज की आवाज को टोकते हुए कोई और धीरे से लेकिन साफ शब्दों में बोलने लगा, जो टीम जंगलों की कबड्डी टूर्नामेंट में जाएगी वो है मसेल्डो ब्रदर्स। देखने वाले स्तब्ध रह गए। जीतने वाले तो एडी की टीम थी ना, फिर यह क्या हो रहा है। वो आवाज थी एडी की। एडी धोखे से नहीं जीतना चाहता था, इसीलिए उसने सच्चाई बताने का फैसला किया। एडी बोला, हम धोखा देकर जीते हैं। हमने ऊपर तेल पोत रखा है, हमें माफ कर दीजिए। असल में जीत मसेल्डो ब्रदर्स की ही हुई है। हम धोखेबाजी से एक बार खेल जीत सकते हैं, लेकिन धोखे से कभी भी हम असली चैंपियंस नहीं बन पाएंगे। जज स्टेज पर से उतर के आया। जज बोला, यह तो साफ है कि जो तुम लोगों ने किया वह गलत है। धोखा देकर कभी कोई नहीं जीत सकता, लेकिन अपनी गलती सच्चाई से बताकर तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम एक सच्चे खिलाड़ी हो। मसेल्डो ब्रदर्स ने प्यार से एडी की टीम को गले से लगा लिया। हर कोई खुशी से उछल रहा था। सच्चे चैंपियन जो मिल गए थे, और फिर सबको एक नया और जरूरी सबक जो मिला था। नानी बोली, बच्चों कुछ समझे, हमें जीतने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई से। धोखे से तुम हर बार नहीं जीत सकते। बच्चों ने मान लिया था कि नानी जो कह रही है वह सही है। एडी और उसके दोस्तों की तरह इन्होंने भी नया सबक सीख लिया था। हमने क्या सीखा? जब हम सच्चाई पर टिके रहते हैं, अच्छाई हमारा साथ देती रहती है। सिर्फ एक छोटा सा झूठ भी हमें बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। खाने का आदर करो। दोपहर के खाने के लिए बच्चे मेज पर बैठे हुए थे। रोहन को नानी के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता था। नानी ने जो कुछ भी बनाया था, रोहन ने उससे अपनी पूरी थाली भर ली। पर कुछ ही मिनटों बाद उसने अपनी थाली अलग सरका दी। नानी ने कहा, रोहन, तुमने अपना खाना तो खत्म ही नहीं किया। रोहन बोला, लेकिन नानी,
मेरा पेट बहुत भर गया है, अब और नहीं खाया जाता। उस पर नानी बोली, फिर तुमने थाली क्यों भर ली थी? तुम्हें जितनी भूख थी उतना ही लेना चाहिए था ना। तुम्हें पता है जितना खाना हम बर्बाद करते हैं उससे किसी गरीब का पेट भरा जा सकता है। बच्चों को ताज्जुब हुआ, उन्हें इस बात का कभी ख्याल ही नहीं आया था। नानी ने मुस्कुराते हुए कहा, लो सुनो, वुडवर्ल्ड जंगल के जानवरों के साथ क्या हुआ था। एजे के जन्मदिन पर उसके मम्मी पापा ने एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया था। वुडवर्ल्ड जंगल के सब जानवर आमंत्रित थे। एजे बहुत खुश था। उनके बगीचे को गुब्बारों और अन्य सजावटों की चीजों से खूब सजाया गया था। एजे के पापा ने संगीत का आयोजन किया था और वे बच्चों के मनपसंद गाने भी बजा रहे थे। उसकी मम्मी ने खूब सारा खाना बनाया था जो उन सबको बेहद पसंद था। पार्टी में सब जानवर एजे के लिए ढेर सारे उपहार लेकर पहुंच गए। हर कोई आते ही एजे से कहता, हैप्पी बर्थडे एजे, और उसे उपहार थमा देता। एजे की खुशी छुपाए न छुप रही थी। वह एक जगह टिक ही नहीं पा रहा था। पार्टी में सबको मजा आ रहा था। बहुत सारे खेल खेले गए, जी भर के नाचना, गाना और कूदना भी हुआ। पार्टी बड़ी रंगीन रही। आखिर वह क्षण भी आया जिसका सबको इंतजार था, केक काटने का। एजे की मम्मी केक लेकर बाहर आई। उन्होंने बड़ा शानदार केक बनाया था और उस पर लिखा था सुपरस्टार, क्योंकि एजे अपने आप को वही तो बुलाता था। जब एजे ने मोमबत्तियों को फूंक मारकर बुझाया, सबने तालियां बजाई और हैप्पी बर्थडे टू यू गाने लगे। अकेले एजे को ही नहीं, सबको बहुत मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद बच्चों को जोर से भूख लगनी शुरू हो गई और एजे की मम्मी ने मजेदार खाना भी बना रखा था। छोटे छोटे केक, सैंडविच, अनेक फल, चिप्स और हाँ, पीने के लिए स्वादिष्ट शरबत भी। एजे और उसके दोस्तों ने अपनी अपनी थालियां भर ली। खत्म होने पर वे और खाना ले आते। सब कुछ इतना स्वादिष्ट था कि कोई अपने को रोक ही नहीं पा रहा था। सब मिलकर खुशी मनाते गए, खाते गए, बातें करते गए और उस दौरान एजे के पापा प्यारा संगीत बजाते गए। बातों बातों में कौन कितना खा गया पता ही नहीं चला। एडी अपना पेट सहलाते हुए बोला, बस अब मुझसे और नहीं खाया जाता। डीजे का पेट दुखने लगा तो उसने कहा, लगता है मैंने ज्यादा खा लिया। गौरजी बोला, चलो थोड़ी देर खेलते हैं। सबने अपनी थाली रख दी और खेलने के लिए दौड़ पड़े। कुछ और देर बाद घर जाने का समय हो गया। एक दूसरे को टाटा कहते हुए सब अपने अपने घर चले गए। एजे के पक्के दोस्त एडी, हम्पी, डीजे और गौरजी वहीं रुके रहे। एजे के मम्मी ने थालियों में बचा हुआ खाना देखा तो निराश हो गई। उफ, बच्चों ने कितना खाना छोड़ दिया था, इतनी बर्बादी। उन्होंने पापा की ओर देखा। पापा ने उन्हें आंख मारकर कुछ इशारा किया। फिर वे बुलंद आवाज में बोले, चलो बच्चों, अब एक और पार्टी हो जाए। एजे चौंक गया। उसने पूछा, एक और पार्टी? किधर पापा? मम्मी ने कहा, यह तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। पहले मुझे यह सारा बचा हुआ खाना इकट्ठा करने दो, फिर बताऊंगी। और मम्मी सारा बचा हुआ खाना बड़े डब्बों में भरने लगी। पांचों दोस्त मम्मी पापा की मदद करने लगे। बचे हुए खाने से बड़े बड़े डिब्बे ऊपर तक भर चुके थे। एजे, एडी, गौरजी, हम्पी और डीजे पापा की गाड़ी में सवार हुए और निकल पड़े। वे जंगल के उस हिस्से में गए जहाँ एक पुराना विशाल वृक्ष था। वह जगह सुनसान लग रही थी और वहाँ आसपास कोई भी नहीं था। सब गाड़ी से बाहर निकले। हैरान एजे बोला, पापा, आप किसी पार्टी की बात कर रहे थे ना? यहाँ तो कोई भी नहीं है। इधर उधर देखते हुए डीजे ने कहा, अंकल, मुझे लगता है पार्टी खत्म हो चुकी है। शायद हमें आने में देरी हो गई है। एजे के पापा ने आंख मारते हुए कहा, देखते जाओ, पार्टी तो अब शुरू होगी। तुम सोच भी नहीं सकते कि कितना मजा आने वाला है।
ऐसा कहते हुए उन्होंने गाड़ी में से खाने वाला एक बड़ा डिब्बा निकाला और पेड़ के पास रख दिया। फिर उन्होंने जोर से सीटी बजाई। पांचों दोस्त एजे के मम्मी पापा के साथ दूर खड़े होकर ध्यान से देखने लगे। थोड़ी देर तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर पेड़ के पत्तों के हिलने की आवाज आई। एक बंदर ने बाहर झांका और खाने वाला डब्बा देखकर खुश हो गया। खाना देखकर उसकी आंखें चमक उठी। बंदर उछलते हुए पेड़ से नीचे उतरा। देखते ही देखते और बंदर भी आ पहुंचे। अच्छा खाना देखकर वे सब बहुत खुश हो रहे थे। बंदरों ने खाना उठाया और जल्दी जल्दी से उसे निगलते गए। वे सब बहुत ज्यादा खुश थे। बाद में तो पूरा का पूरा डिब्बा ही उठाकर भाग गए। एजे और उसके दोस्त देखते रह गए। बंदरों को प्यार से खाते हुए देखने में एक अलग ही मजा आ रहा था। उस समय वहां 3 और बंदर आए। वे खाने का डिब्बा ढूंढ रहे थे। न जाने डिब्बा कहाँ गया और खाना भी खत्म हो चुका था। उन्हें लगा कि जमीन पर केला पड़ा हुआ है। धत तेरी, वह तो केवल केले का छिलका निकला। केले भी खत्म हो चुके थे। बंदर उदास हो गए। एक तो रोने ही लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उन्हें बहुत भूख लगी थी और कई दिनों से उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। एजे और उसके दोस्तों को उन पर दया आई। एजे मम्मी से बोला, मम्मी, बेचारे बहुत उदास और भूखे लग रहे हैं। क्या हम इनकी कोई मदद नहीं कर सकते? तुरंत मम्मी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। बंदरों की पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। वे गाड़ी से एक और डिब्बा ले आई। उसे भी उन्होंने पेड़ के नीचे रख दिया। बंदर आस लगाए बैठे थे। पेड़ के नीचे डब्बा रखकर मम्मी दूर हट गई। बंदरों में हलचल मच गई। वे खाने वाले डिब्बे पर टूट पड़े। कुछ ही क्षणों में डिब्बे का सफाया हो गया। बंदर बहुत उत्तेजित हो रहे थे। बंदरों की हरकत देखकर एडी, एजे, हम्पी और गॉर्जी तालियां बजाने लगे। उन्हें इस बात की खुशी हो रही थी कि सब बंदरों का पेट भरा और वह भी खूब बढ़िया खाना मिल चुका है। तब एजे के पापा ने सबसे कहा, देखो बच्चों, जो खाना तुम लोग छोड़ चुके थे उससे बंदरों की एक शानदार पार्टी हो गई। एडी, हम्पी, एजे, डीजे और गॉर्जी सोच में पड़ गए। उन्हें याद आया कि पार्टी में उन लोगों ने कितना सारा खाना बर्बाद किया था। उन्हें अपने किए पर शर्म आने लगी। एजे की मम्मी उन्हें समझाने लगी, हमें थाली में उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सके। हमेशा याद रखना कि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें खाना मिलता ही नहीं है। डीजे ने कहा, अंकल, आगे से हम खाना बर्बाद नहीं करेंगे। उस पर एजे बोला, और हम कोशिश करेंगे कि बचा हुआ खाना किसी भूखे व्यक्ति को दे दे। एजे का जन्मदिन बहुत अच्छा बीता था और उसने एक बढ़िया सबक भी सीख लिया था। जैसे ही नानी की कहानी खत्म हुई, रोहन ने अपनी थाली में से बचा हुआ खाना भी खत्म कर डाला। नानी प्यार से बोली, समझ गए ना सब? हमें खाना फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि भोजन बहुमूल्य होता है। दुनिया में ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें भोजन प्राप्त ही नहीं होता। सब बच्चे बोल उठे, जी नानी, हम कभी भी खाना बर्बाद नहीं करेंगे। खाने को लेकर उन सब ने एक बहुमूल्य सबक सीख लिया था। हमने क्या सीखा? खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, यह बहुमूल्य होता है। और जब भी खाना बच जाए तब उसे औरों के साथ बांट लेना चाहिए। कभी आशा मत छोड़ो। नानी ने बच्चों के लिए कुछ स्वादिष्ट पकवान बनाए थे। जब वे कमरे में पकवान लेकर आई, रिया को छोड़कर सब बच्चे खुश हो गए। रिया उदास बैठी रही। नानी को चिंता हुई। क्या हुआ रिया? उदासी भरी आवाज में रिया ने बताया, मैं इस परीक्षा में फेल हो गई। मुझे कुछ नहीं खाना और मुझे किसी से बात भी नहीं करनी। बस मुझे अकेले ही रहना है। तब नानी ने कहा, तुम सब इधर आओ, मैं बताती हूँ कि डीजे का क्या हाल हुआ था। डीजे अपने दोस्तों के साथ वुडवर्ल्ड जंगल में रहता था।
और उसके साथ भी वही हुआ जो अब रिया के साथ हो रहा है। घंटी बजी और स्कूल खत्म हुआ। उस दिन सबको रिजल्ट मिले थे। एडी, गॉर्जी, हम्पी और एजे खुशी से भागते हुए बाहर निकले। सबके हाथों में उनके रिजल्ट थे। हम पास हो गए, हम पास हो गए। वे खुशी से अपने अपने अंक मिला रहे थे। अचानक एजे डीजे को खोजने लगा। डीजे उन तक धीरे धीरे चलकर आ रहा था। उसके हाथ में भी रिजल्ट था। शर्म से उसकी गर्दन झुकी हुई थी। सब डीजे के आसपास आ गए। अपने दोस्त का उदास चेहरा देखकर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। एजे ने पूछा, क्या हुआ डीजे? रुआंसा सा डीजे बोला, मैं इस परीक्षा में पास नहीं हुआ। अब मैं मम्मी पापा को कैसे बताऊंगा? वे मुझ पर नाराज होंगे। एडी ने प्यार से बोला, डीजे चिंता मत करो, यह तो पहली परीक्षा थी। अभी सालाना परीक्षा में बहुत समय है। तब तक तुम अच्छे से पढ़कर तैयारी कर लेना। गौरजी भी झट से बोल पड़ा, हाँ डीजे, तुम खूब मेहनत से पढ़ाई करना, फिर तुम्हें भी अच्छे अंक मिल जाएंगे। डीजे ने कहा, तकलीफ इस बात की है कि पिछली बार भी मैं फेल हुआ था। क्या पता मैं सालाना परीक्षा में भी पास हो पाऊंगा या नहीं। डीजे बहुत निराश हो चुका था। निराशा से भरा हुआ डीजे घर पहुंचा। वहां मम्मी पापा उसका इंतजार कर रहे थे। उसके पापा कसरत कर रहे थे और मम्मी ने कुछ मिठाई बना रखी थी। जैसे ही उन्होंने डीजे का उदास चेहरा देखा, वे समझ गए कि कुछ गड़बड़ थी। डीजे तो हमेशा घर में घुसते ही चिल्लाता था, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। फिर आज यह इतना चुप क्यों था? डीजे को देखते ही मम्मी खुशी से बोली, अरे वाह, डीजे आ गया। स्कूल में दिन कैसा रहा? देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ। डीजे ने मिठाई की ओर देखा तक नहीं और अपने कमरे में चला गया। उसने दुखी आवाज में कहा, मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है, बस मुझे अकेला छोड़ दो। डीजे के पापा ने पूछा, क्या बात है बेटा? उदास डीजे ने कहा, मैं इस परीक्षा में पास नहीं हुआ। एक मैं ही रह गया, बाकी सब पास हो गए। मम्मी पापा ने एक दूसरे को देखा। मम्मी को बहुत चिंता हुई। पापा ने उन्हें धीरे से कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। कुछ दिन पहले प्रिंसिपल साहब ने मुझे फोन पर इसके बारे में बताया था। मुझे पता है कि हमें क्या करना है। हमें डीजे की मदद करनी है और उसका हौसला बढ़ाना है, जिससे उसकी हिम्मत बढ़े। पापा ने डीजे को बुलाकर अपने पास सोफे पर बिठाया। मम्मी ने उसका सिर सहलाते हुए प्यार से कहा, मैंने यह इसलिए बनाया है क्योंकि यह तुम्हारी मनपसंद मिठाई है। इस मिठाई का तुम्हारे पास या फेल होने से कोई मतलब नहीं है। मुस्कुराते हुए पापा बोले, इस रिजल्ट की इतनी चिंता मत करो। यह तो केवल छोटी सी परीक्षा थी और हम जानते हैं कि तुमने कोशिश की थी। अगली बार और ज्यादा कोशिश करना। पहले से बेहतर करने के मौके हमेशा आते रहेंगे। तब मम्मी ने कहा, पापा ठीक कह रहे हैं। सालाना परीक्षा के लिए हम दोनों तुम्हारी मदद करेंगे। इतना सुनते ही डीजे खुश हो गया। अब उसे अच्छा लग रहा था। उसने झट से सारी मिठाई भी खा डाली। अगले कुछ हफ्तों तक डीजे ने बहुत मेहनत करी। वह रोज अलार्म बजते ही जाग जाता। हर सुबह जल्दी उठने से उसमें एक नई स्फूर्ति जाग उठी। वह सुबह से शाम तक खुश भी रहता। डीजे रोज कसरत करता, जिससे उसके तन में भी एक नई शक्ति भर गई। अब वह लगातार बिना थके कई घंटे पढ़ाई कर पाता। मम्मी उसके लिए रोज पौष्टिक खाना बनाती। वह घर में बना पौष्टिक खाना खुशी से खाता और बाहर जाने की जिद भी न करता। गुड वर्ल्ड पाठशाला पुस्तकालय। स्कूल की लाइब्रेरी में भी वह देर तक पढ़ाई करता रहता। डीजे हर पाठ तब तक पढ़ता जब तक उसे वह पूरी तरह से समझ नहीं लेता। वह हर विषय में इसी लगन के साथ पढ़ता गया। डीजे ने सारी कविताएं भी याद कर डाली। जो कुछ भी उसे समझ नहीं आता, पापा उसे प्यार से समझा देते।
डीजे रात में भी पढ़ाई करता। कई बार तो पढ़ते पढ़ते उसकी आंख भी लग जाती। कुछ महीनों बाद आखिर सालाना परीक्षा का दिन भी आ गया। डीजे एक नए विश्वास के साथ स्कूल पहुंचा। पिछले दिनों की मेहनत से उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा आ चुका था। सब विद्यार्थी अपने अपने डेस्क पर बैठ चुके थे। परीक्षा शुरू होने की घंटी बजी और मिस फॉक्सी ने प्रश्न पत्र बांटने शुरू किए। हर कोई जल्दी जल्दी अपने उत्तर लिखने में व्यस्त हो गया। डीजे ने पाया कि इस बार उसे सब उत्तर आते थे। उसने अपना पेपर पूरा किया और मिस फॉक्सी को थमा दिया। कुछ दिनों बाद परीक्षा खत्म हो चुकी थी। अध्यापकों ने पेपर जांचने के बाद सबके रिपोर्ट कार्ड भी तैयार कर लिए थे। हमेशा की तरह एडी, गॉर्जी, हम्पी और एजे खाने की मेज पर बैठे आपस में बातें किए जा रहे थे। अपना रिपोर्ट कार्ड लहराते हुए एडी खुशी से बोला, मैं पास हो गया। खुशी से उछलता हुआ एजे बोला, मैं भी पास हो गया। गॉर्जी तो खुशी से नाचने ही लगा। वह बोला, और मैं भी, मुझे हर विषय में अच्छे अंक मिले हैं। हम्पी ने एडी की हथेली पर हथेली मारते हुए कहा, अरे मैं भी पास हो गया हूं। सब बहुत खुश थे। अचानक एडी को डीजे की याद आई और उसने कहा, डीजे का क्या हुआ? इस बार वह पास हुआ या नहीं? मुंह लटकाए हुए डीजे क्लास से बाहर आया। उदास डीजे अपने दोस्तों के पास जाकर बैठ गया। उसका उदास चेहरा देखकर एडी बोल पड़ा, क्या हुआ? इतने दुखी क्यों लग रहे हो? हम्पी को चिंता हुई। उसने पूछा, क्या बात है डीजे? डीजे ने गंभीर आवाज में कहा, दोस्तों। अचानक डीजे की हंसी छूट गई। वह बोला, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, मैं तुम्हारे साथ मस्खरी कर रहा था। दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डीजे के पास होने की खबर से उन सब में खुशी की एक नई लहर दौड़ गई। डीजे ने सबको बताया कि मैं समझ चुका हूँ कि आशा नहीं छोड़नी चाहिए। कोशिश करते रहना जरूरी होता है और लगातार कोशिश से हमें सफलता भी जरूर मिलती है। दोस्तों ने उसकी पीठ थपथपाई। इस नए सबक को सीखने में पांचों दोस्त एक साथ थे। जब नानी की कहानी खत्म हुई, रिया खड़े होकर मुस्कुराने लगी और बोली, नानी, अब मुझे अच्छा लग रहा है। डीजे की तरह मैं भी कड़ी मेहनत करूंगी। नानी बोली, शाबाश बेटा। तब रिया ने कहा, अचानक मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या मैं यह मिठाई खा सकती हूँ? हर कोई हंसने लगा। केवल रिया ने नहीं, सब ने नया सबक सीख लिया था। हमने क्या सीखा? आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। लगातार कोशिश करने से बड़ी रुकावट भी पार की जा सकती है। फिर हम जो भी चाहते हैं वह हमें जरूर मिल जाता है।